हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 6 सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज की वीडियो में हम 7th सेट लगाने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, ये पिछली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था ना, तब आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग शिफ्ट में रिपीटेडली पूछे गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी तरह के सीटेट में लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लगाते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग भी आंसर कीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग थ्योरी की क्लासेस देखना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और थ्योरी की जो क्लासेस हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंड्स, और लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप थ्योरी की क्लासेस देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट CDP का सबसे पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। ठीक है, ऑप्शन ए है व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी है पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन एंड ऑप्शन डी है लैटिन स्कूल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा किंडरगार्टन। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पिछली बार जो है अलग अलग शिफ्ट में ना अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। एक बार एक शिफ्ट में इस तरीके से पूछा था कि जो फ्रोबेल का संबंध कौन से स्कूल से है। ठीक है, तो आप कहेंगे किंडरगार्टन से है, तो ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी, फ्रोबेल किंडरगार्टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए निबंध लिखना, ऑप्शन बी भाषण देना, ऑप्शन सी प्रमेय सिद्ध करना एंड ऑप्शन डी चित्र रंगना। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, अब देखिए संश्लेषण मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। संश्लेषण मतलब होता है आपका सिंथेसिस इंग्लिश में, और यहीं पर अगर आपसे विश्लेषण पूछ लें तो विश्लेषण मतलब होता है आपका एनालिसिस। ठीक है, याद रखेंगे, विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस करना और संश्लेषण होता है आपका सिंथेसिस करना। अब सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण मतलब होता है कोई चीज़ पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको आप इकट्ठा करके इंक्लूड करके कोई नई चीज़ बना रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे पूछ लें कि एनालिसिस यानी कि विश्लेषण पूछ लें अगर संश्लेषण की जगह, तो विश्लेषण मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसको टुकड़ों में डिवाइड करना। कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इस तरीके से आप याद रखेंगे। संश्लेषण अगर पूछें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मिला करके जब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं तो वो संश्लेषण होता है, और विश्लेषण होता है जब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है आप उसको तोड़ करके टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, तो वो होता है आपका विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रमेय सिद्ध करना। प्रमेय सिद्ध करी जाती है ना, यानी कि जब सारी चीज़ें आपकी हो जाती है लास्ट में प्रमेय निकल करके जो आती है वो आपका एक मटेरियल रेडी हो जाता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों से मिल करके जब कुछ बनता है, मैंने आपको बोला दैट इज़ कॉल्ड संश्लेषण। ठीक है, यानी कि एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमेय सिद्ध करना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। देखिए, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए, ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को चूज़ करना है, और इसका करेक्ट आंसर होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाती हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं, अभी आपको समझ आएगा, 4 तरह से बन सकता है। अब कैसे कैसे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि विकास की जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ की ओर होती है, यही क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज़।
तो आप कहेंगे विकास की दिशा होती है हमेशा सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए जो सिर से पैर की ओर विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो विकास है जब शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम सिर से पैर की बात कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे, उसे कहेंगे हम सिफेलोकॉर्डल। नोट कर लीजिए, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, अगर किसी बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, डेवलपमेंट हेड टू टो, हेड मतलब सर, सर से पैर की ओर, तो ये हो गया आपका सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में नाम है सिफेलोकॉर्डल, बट हिंदी में इनके ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाम हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, इनके नाम आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक नाम आएगा वहाँ, और अगर हिंदी में आप देखेंगे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम हैं इनके, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर बच्चे का विकास ऐसे पूछ ले कि जब सिर से पैर की ओर होता है तो उसे कहेंगे क्या, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जब बच्चे का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी या फिर सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ ऐसे करके पूछ ले तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगर जब बच्चे का विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की ओर हो रहा है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, अगर सिर से पैर की ओर हो रहा है तो सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर कहने का मतलब होता है जब शरीर के अंदर जो आपका हार्ट है, सबसे पहले आपका हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आपके बाहर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करेंगे, मतलब शरीर जो विकास है वो मध्य से बाहर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं, ये सब आपने ध्यान रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये सभी मैंने आपको थ्योरी वाली क्लासेस में अच्छी तरह से समझाया हुआ है फ्रेंड्स। थ्योरी वाली क्लासेस आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे, तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है, ये क्वेश्चन ना फ्रेंड्स आप कह सकते हैं सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। आप 90% ये लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका, क्योंकि फेमस है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, हमेशा आता है। ठीक है, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तब भी आता था, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है मैंने पिछली बार एनालिसिस किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे थे क्वेश्चंस, तो वहाँ से भी पता चला कि ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। बालक का विकास परिणाम है, सबसे पहला है वंशानुक्रम का, दूसरा ऑप्शन है वातावरण का, तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, एंड चौथा है आर्थिक कारकों का। देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ओनली आंसर नहीं बता रही हूँ, आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ। इसके पीछे मेरा ये मोटिव है फ्रेंड्स कि आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले तो समझें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ क्वेश्चन उठ करके आ जाए। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी सही कर पाएँ, इसीलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बालक का विकास, जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, आप बताइए क्या वो सिर्फ वंशानुक्रम का परिणाम है, क्या वो सिर्फ वातावरण का परिणाम है, या फिर क्या वो सिर्फ आर्थिक कारकों का परिणाम है? बिल्कुल भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए जो बच्चे का विकास होता है उसमें सबसे पहले तो वंशानुक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी जो आईज़ होंगी, आपकी जो हेयर का कलर होगा, आपकी जो लंबाई होगी, आपका जो बातचीत करने का तरीका होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, आपकी आईज़ का कलर, हेयर का कलर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम से रिलेटेड है। ठीक है, आपको अपने पूर्वजों से मिला है। दूसरा हम देखते हैं वातावरण। अब जो बच्चे की संस्कृति होती है, ठीक है, बच्चे की जो संस्कृति होती है, समाज में उसने लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से बातचीत करनी है,
बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है? ये चीज़ें तो वंशानुक्रम से नहीं सीखता, ये आप भी जानते हैं। ये चीज़ें सीखता है बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, यानी कि अपने वातावरण से, जिस जगह में वो रहता है उसके आसपास के लोगों से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का विकास है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया ज़रूरी होती है, ठीक। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये चीज़ किस में बताई थी? तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बताई थी वुडवर्थ ने। नाम आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ बताई थी वुडवर्थ ने। ठीक हो गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बताइए। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको बताना है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एंड शॉर्ट में कह देते हैं CCE। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, फुल फॉर्म ऑफ CCE। CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो यही होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बच्चे का हर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, इन चीज़ों का मूल्यांकन तो होगा ही होगा, साथ में उसका नेचर, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, जब वो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका बोलने का तरीका कैसा है, ग्रुप वर्क वो किस तरीके से करता है, यानी कि ओवरऑल हम ये कहेंगे सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का CCE के अंतर्गत। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। ये टॉपिक वैसे मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो मैं अगेन करवा दूंगी, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आ जाते हैं। फिर FA के अंदर हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है। तो अगर आई होप आप लोगों ने वैसे तो ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, ये जो थियोरी है बहुत काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, काफ़ी 4-5 क्वेश्चन आपके लगभग इस टॉपिक से बन ही जाते हैं CTET में। अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको CCE वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कल जो है करवा दूंगी। ठीक है। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं प्राथमिक स्तर मतलब जब बच्चे छोटे हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूल जाते हैं शुरू में, तो उनको अपनी मातृभाषा आती है। ठीक है। उन्हें स्कूल का नहीं पता होता कि स्कूल में उन्हें किस तरीके की लैंग्वेज बोलनी है, वो सिर्फ घर से निकलते हैं और अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग, जिसे हम कहते हैं बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके नेबरहुड हैं, वो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं बच्चा भी वैसी लैंग्वेज सीख जाता है। तो वही लैंग्वेज होती है बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, और इसको हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग भी कहते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। पहले तो आप ये याद रखिए कि बिल्कुल बेहतर है। इस चीज़ को NCF 2005 भी प्रमोट करता है, याद रखिएगा, और NCF 2022 भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल बेहतर है। और क्यों बेहतर है ये भी देखिए, इसलिए बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो घर पे एनवायरनमेंट है ना, स्कूल से बाहर की दुनिया में जो उसका एनवायरनमेंट है, वहाँ पर तो बच्चा सिर्फ मातृभाषा में ही बात करता है। तो क्या होगा, बच्चा जो है एकदम बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश करेगा, उसे डर नहीं लगेगा, हेजिटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मातृभाषा तो उसे ऑलरेडी आती है। तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चे जो हैं आराम से सीख पाएंगे, अगर आप उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा देंगे तो। ठीक हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन ना ऐसा है
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है भी, कभी कभी लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है। देखते हैं श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये सारे ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, सारे नहीं भी तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों आपको सही लग रहे होंगे, है ना। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी उस टाइम पर ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, काफ़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगता था। बट जब इसका डिटेल मैंने पढ़ा, डिटेल में समझा, तो मुझे समझ आया कि हाँ, अच्छी लिखावट यही जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है श्यामपट्ट पर लिखते समय, ठीक है। स्पष्टता तो लेखन में बाद में आएगी, सबसे पहले आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए ना कि बच्चों को वो समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। देखिए लेखन में स्पष्टता अच्छी लिखावट के बाद आएगा। सबसे पहले आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप समझा रहे हैं उन बच्चों को वो समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। सबसे पहले आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपने लिखा है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अच्छी लिखावट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे आंसर करने ना, इन क्वेश्चंस के आपको समझना है कि आप एक टीचर हैं, क्योंकि आप बनने वाले टीचर हैं, इसीलिए आप खुद को टीचर समझेंगे और उसी के बेसिस पर इनका आंसर करेंगे। कभी भी बच्चे को नेगेटिव चीज़ आपने बोलनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेडागोजी में यही इम्पॉर्टेंट होता है। आपने बच्चे को भगवान मानना है। अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे, बच्चे को बोलेंगे दोबारा याद करो। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर आपका ऑप्शन अगर रहेगा ना कि टीचर जो है अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके बच्चों को पढ़ाए, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। कहने का मतलब है आपने बच्चों को भगवान मानकर चलना है सीटेट की पेडागोजी में, ठीक हो गया। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बना करके लेकर आऊँ, आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा अगर इस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के लाऊं। देखिए क्योंकि थ्योरी वगैरह तो आप लोग कर ही रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, है ना, और जुलाई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपको जो है सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। आपने एग्ज़ाम देते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है और किन चीज़ों को समझ करके पेपर देना है। अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे मैं वीडियो ज़रूर बना के लेकर आऊँगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रिपरेशन करनी किस तरीके से है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक हो गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर करेंगे फ़िलहाल कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। बताइए अभिभावकों को सूचित करके क्या होगा, उसे दंड देंगे। पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। उसे दंड देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, देखिए कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। यहाँ पर ये नेगेटिव टैग वर्ड है कि आप बच्चे को दंड दे रहे हैं, ये तो नेगेटिव चीज़ है ना। दंड कभी नहीं देना, ये ऑप्शन बाहर, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये ऑप्शन भी बाहर। क्यों ध्यान नहीं देंगे, अगर बच्चा देर से आ रहा है स्कूल में तो ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, है ना। अब बच्चे दो ऑप्शन, एक है कारण जानने की चेष्टा करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि बच्चा स्कूल देर से क्यों आता है उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे आप, ठीक हो गया। ये टीचर का काम है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद कल से सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, कल लाएंगे हम नेक्स्ट सेट इसी का। देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या फिर व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए जो आपकी शिक्षा है ना, एजुकेशन सिस्टम है, उसका सबसे मेन काम होता है
कि बच्चे का जो व्यावहारिक जीवन है उसके लिए बच्चों को तैयार करना, यानी कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है कि वो उसकी डेली लाइफ, उसके व्यवहार, उसके जीवन में वो चीज़ काम आए। तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ये चीज़ें आपको पता चलेंगी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से, उसकी भी मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आऊँगी, और जितने भी नोट्स रहेंगे मेरे पास वो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि शिक्षा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है व्यावहारिक जीवन, जो चीज़ भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं वो चीज़ बच्चे के जीवन में उसके काम आनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी दिखता है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये जो सीरीज़ है ना इसको कल से कंटिन्यू रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है ना फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लाने का। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आपका भी सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।